बीच थोड़े समय के लिए ही एक हिंदू राज स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में कुल 22 लड़ाइयां जीती। इसकी वजह से ही उन्हें कुछ इतिहासकारों ने मध्य युग के समुद्रगुप्त का खिताब दिया। हेमू को मध्ययुग का नेपोलियन भी कहा गया। वो एक अच्छे योद्धा के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। उनके युद्ध कौशल का लोहा उनके साथियों के साथ साथ उनके दुश्मनों ने भी माना। मशहूर इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी अपनी किताब राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में लिखते हैं, अकबर के हाथ हेमू की हार दुर्भाग्यपूर्ण थी। अगर भाग्य ने उनका साथ दिया होता तो उन्हें यह हार नसीब नहीं हुई होती। एक और इतिहासकार आर.सी. मजूमदार शेरशाह पर लिखी पुस्तक के एक अध्याय हेमू अ फॉरगॉटेन हीरो में लिखते हैं, पानीपत की लड़ाई में एक दुर्घटना की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रखी होती। हेमचंद्र का जन्म साधारण परिवार में हुआ। हेमचंद्र का जन्म वर्ष 1501 में हरियाणा में रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में हुआ था। उनके परिवार में किराने का काम होता था। अकबर के जीवनीकार अबुल फजल उनको बहुत तिरस्कार पूर्वक एक फेरी वाला बताते हैं जो रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका जैसा भी पेशा रहा हो, वो शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो गए। जल्द ही वो बादशाह के विश्वासपात्र बन गए और प्रशासन में उनका हाथ बंटाने लगे। बादशाह ने उन्हें खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। बाद में इस्लाम शाह को उनमें सैनिक गुण भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से उन्होंने हेमू को अपनी सेना में वो स्थान दे दिया जो शेरशाह सूरी के जमाने में ब्रह्मजीत गौड़ को मिला करता था। आदिल शाह के शासनकाल में हेमू को वकील आला यानी प्रधानमंत्री का दर्जा मिल गया। दिल्ली पर कब्जा। जब आदिल शाह को खबर मिली कि हुमायूं ने वापसी कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने हेमू को मुगलों को भारत से निकाल बाहर करने की जिम्मेदारी सौंपी। हेमू ने 50,000 लोगों की अपनी सेना, 1,000 हाथियों और 51 तोपों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया। कालपी और आगरा के गवर्नर अब्दुल्ला उज़्बेक खां और सिकंदर खां डर के मारे अपना शहर छोड़कर भाग निकले। के भारद्वाज अपनी किताब हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिवल इंडिया में लिखते हैं, दिल्ली के मुगल गवर्नर टार्डी खां ने हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम किया। हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाला। अगले दिन उनकी और मुगलों की सेना के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें मुगलों की हार हुई और टार्डी खां अपनी जान बचाने के लिए पंजाब की तरफ भागा, जहां अकबर की फौज पहले से मौजूद थी। हेमू ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया और अपने सिर के ऊपर शाही छतरी लगाकर हिंदू राज की स्थापना की और नामी महाराजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। उन्होंने अपने नाम से सिक्के गढ़वाए और दूरदराज के प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए। बैरम खां ने किया टार्डी खां का कत्ल। दिल्ली में हार की खबर अकबर तक 13 अक्टूबर 1556 को उनके 14वें जन्मदिन से 2 दिन पहले पहुंची। उस समय अकबर पंजाब में जलंधर में बैरम खां के साथ थे। अकबर के दिल में दिल्ली से अधिक महत्व काबुल का था, लेकिन बैरम खां इससे सहमत नहीं थे। पार्वती शर्मा अकबर की जीवनी अकबर ऑफ हिंदुस्तान में लिखती हैं, अकबर के सामने विकल्प साफ थे, या तो वो हिंदुस्तान के बादशाह बने या लौटकर काबुल के आराम में रहकर सिर्फ क्षेत्रीय बादशाह बने रहें। हुआ ये कि जब टार्डी खां दिल्ली से भागकर अकबर के खेमे में पहुंचे तो अकबर शिकार खेलने गए हुए थे। बैरम खां ने टार्डी खां को अपने तंबू में बुलवा भेजा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद बैरम खां अपनी शाम की नमाज के लिए वजू करने के लिए उठ गए। तभी बैरम खां के लोगों ने तंबू के अंदर घुसकर टार्डी खां का कत्ल कर दिया। जब अकबर शिकार कर वापस लौटे तो बैरम खां के नंबर 2 पीर मोहम्मद ने उन्हें टार्डी खां की मौत की खबर सुनाई। बैरम खां ने पीर के जरिए अकबर को संदेश भिजवाया कि उन्हें उम्मीद है कि वो उनके इस कदम का समर्थन करेंगे ताकि दूसरों को सबक मिले कि जंग से भागने वालों का क्या हश्र होता है। हेमू ने बड़ी सेना के साथ पानीपत पर कूच किया। उधर जब हेमू को पता चला कि मुगल जवाबी हमला करने की योजना बना रहे हैं तो उन्होंने पहले ही अपनी तोपें पानीपत की तरफ भेज दी। बैरम खां ने भी अली कुली शैबानी के नेतृत्व में 10,000 लोगों की सेना पानीपत की तरफ रवाना कर दी। शैबानी एक उज़्बेक थे और उनकी गिनती मशहूर लड़ाकों में होती थी। अबुल फजल अकबर की जीवनी अकबरनामा में लिखते हैं, हेमू ने बहुत तेजी के साथ दिल्ली छोड़ी। दिल्ली से पानीपत की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम थी। उस इलाके में भयानक सूखा पड़ा हुआ था, इसलिए रास्ते में आदमजात का नामो निशान नहीं था। हेमू की सेना में 30,000 अनुभवी घुड़सवार और 500 से 1500 के बीच हाथी थे। हाथियों की सूड़ों में तलवारें और बर्छे बंधे हुए थे और उनकी पीठ पर युद्ध कौशल में पारंगत तीरंदाज सवार थे। इससे पहले मुगल सेना ने युद्ध के मैदान में इतने लंबे चौड़े हाथी नहीं देखे थे। वो किसी भी फारसी घोड़े से तेज दौड़ सकते थे और घोड़े और घुड़सवार को अपनी सूंड से उठाकर हवा में फेंक सकते थे। हेमू राजपूतों और अफगानों की एक बड़ी फौज के साथ पानीपत पहुंचे। जेम शीलत अपनी किताब अकबर में लिखते हैं, अकबर को इस लड़ाई से थोड़ी दूर एक सुरक्षित जगह पर रखा गया। बैरम खां ने भी इस लड़ाई से अपने को अलग रखते हुए लड़ाई की जिम्मेदारी अपने खास लोगों पर छोड़ दी।
हेमू की बहादुरी। हेमू उस लड़ाई में सिर में बिना कोई कवच लगाए हुए उतरे। वो लगातार चिल्लाकर अपने साथियों का जोश बढ़ा रहे थे। वो अपने हाथी हवाई पर चढ़े हुए थे। बदाऊनी अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में लिखते हैं, हेमू के हमले इतने सधे हुए थे कि उसने मुगल सेना के बाएं और दाहिने हिस्से में अफरा तफरी फैला दी। लेकिन मध्य एशिया के घुड़सवारों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। हेमू के हाथियों के सिर पर सीधा हमला करने के बजाय उन्होंने उन पर तिरछा हमला किया ताकि हाथी पर सवार सैनिकों को नीचे गिराकर अपने तेज तर्रार घोड़ों तले रौंदा जा सके। इस लड़ाई का वर्णन करते हुए अबुल फजल लिखते हैं, बादलों जैसी गर्जना और शेर की तरह दहाड़ती हुई दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। अली कुली शैबानी के तीरंदाजों ने दुश्मन पर तीरों की बरसात कर दी, लेकिन लड़ाई का रुख तब भी उनकी तरफ नहीं मुड़ पाया। पार्वती शर्मा लिखती हैं, शायद अकबर उस समय सोच रहे हों कि किस तरह पानीपत की पहली लड़ाई में उनके दादा बाबर की सेना ने सिर्फ 10,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को हराया था। लेकिन अकबर को यह भी अंदाजा था कि तब बाबर के पास एक गुप्त हथियार था, बारूद। लेकिन 30 साल बाद अकबर के पास कोई गुप्त हथियार नहीं बचा था। तब तक बारूद इतना आम हो चुका था कि अकबर ने सैनिक अभियान शुरू होने से पहले अपने तोपखाने के प्रमुख को आदेश दिया था कि इसे हेमू के पुतले में भरकर उसमें आग लगा दी जाए ताकि उसके सैनिकों का मनोबल बढ़ जाए। हेमू की आंख में तीर लगा, लेकिन तभी एक चमत्कार ने मुगल सेना का साथ दिया। हेमू ने मुगल सेना के दाहिने और बाएं हिस्से में खलबली मचा दी थी। अली कुली शैबानी के सैनिक हेमू की सेना पर तीरों की बारिश कर दबाव को कुछ कम करने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक तीर निशाने पर लगा। अबुल फजल लिखते हैं, हेमू ने कभी भी घुड़सवारी नहीं सीखी थी। शायद यही वजह थी कि वो हाथी पर चढ़कर लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन शायद इसका यह भी कारण रहा हो कि अगर सेनापति हाथी पर सवार हो तो सभी सैनिक उसे दूर से देख सकते हैं। ऊपर से हेमू ने कोई कवच नहीं पहन रखा था। ये एक बहादुर लेकिन नासमझी भरा फैसला था। लड़ाई के रुख के खिलाफ उड़ता हुआ एक तीर अचानक हेमू की आंख को भेदता हुआ उनकी खोपड़ी में जाकर फंस गया। हरबंस मुखिया अपनी किताब द मुगल्स ऑफ इंडिया में मोहम्मद कासिम फेरिश्ता को कहते बताते हैं, इस दुर्घटना के बाद भी हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आंख के सॉकेट से तीर को निकाला और उसको अपने रुमाल से ढक लिया। इसके बाद भी उन्होंने लड़ना जारी रखा। सत्ता पाने की भूख हेमू में अकबर से कम नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही देर में हेमू अपने हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर पड़े। इस तरह की लड़ाई में जब भी सेनापति इस तरह से घायल होता था, उसकी सेना की लड़ाई में दिलचस्पी जाती रहती थी। इसलिए जब अकबर और बैरम खां युद्धस्थल पर पहुंचे तो उन्हें उनके सैनिक लड़ते हुए दिखने की जगह जीत की खुशी मनाते हुए दिखाई दिए। निजामुद्दीन अहमद अपनी किताब तबाक़त अकबरी में लिखते हैं, एक शाह कुली खां ने एक हाथी को बिना महावत के भटकते हुए देखा। उसने अपने महावत को हाथी पर चढ़ने के लिए भेजा। जब महावत हाथी पर चढ़ा तो उसने उसके हौदे में एक घायल व्यक्ति को पड़े हुए पाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो घायल शख्स और कोई नहीं, हेमू था। पूरे मामले के महत्व को समझते हुए कुली खां उस हाथी को हाँककर बादशाह अकबर के सामने ले गया। इससे पहले उसने हेमू को जंजीरों से बांध दिया था। अबुल फजल लिखते हैं, 20 से अधिक लड़ाइयों के विजेता हेमू को रक्तरंजित हालत में 14 साल के अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खां ने हाल ही में बादशाह बने अकबर से कहा कि वो अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारें। अपने सामने पड़े घायल हेमू को देखकर अकबर झिझके। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, मैंने पहले ही इसके टुकड़े कर दिए हैं। आसपास खड़े कुछ लोगों ने बैरम खां की बात का समर्थन करते हुए अकबर को हेमू को मारने के लिए उकसाया, लेकिन अकबर टस से मस नहीं हुए। फेरिश्ता का मानना है कि अकबर ने घायल हेमू को अपनी तलवार से छुआ भर, लेकिन विंसेंट स्मिथ और हरबंस मुखिया का मानना है कि अकबर ने हेमू पर अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। लेकिन आम धारणा यह है कि बैरम खां ने अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। निरोध भूषण रॉय ने अपनी किताब सक्सेसेस ऑफ शेरशाह में लिखा, हेमू ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों को अपनी दो आंखों की तरह समझा। पानीपत में वो हिंदुस्तान की प्रभुसत्ता के लिए मुगलों से लड़े। उनकी सेना के दाहिने हिस्से की कमान संभाली थी शादी खां काकर ने, जबकि बाएं हिस्से का नेतृत्व कर रहे थे रामिया। अगर वो कुछ सालों तक और जीवित रह गए होते तो उन्होंने भारत में हिंदू राज की मजबूत नींव रख दी होती। फेरिश्ता का मानना है कि अकबर ने घायल हेमू को अपनी तलवार से छुआ भर, लेकिन विंसेंट स्मिथ और हरबंस मुखिया का मानना है कि अकबर ने हेमू पर अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। लेकिन आम धारणा यह है कि बैरम खां ने अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। SENIORVOICEEND